हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पार्ट सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। आज हमारे दूसरे लेसन जैविक खेती जीवांश खाद व जैव उर्वरक से आज हमारी 11वीं व अंतिम क्लास है। हमने थ्योरी की क्लास कुल 10 पार्टों में पूर्ण किए और आज की हमारी क्लास है एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन जैविक खेती जीवांश खाद व जैव उर्वरक से। पिछले एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित हैं आज हम हल करेंगे। जेड ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO WO विभिन्न भर्तियों में जितने भी पिछले एग्जामों में इस लेसन संबंधित क्वेश्चन आए आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला हमारा क्वेश्चन है, बरसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया है, तो इसका राइट आंसर है राइजोबियम ट्राइफोलाई। इसका राइट आंसर कौन सा है? राइजोबियम ट्राइफोलाई। बरसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला है IPM का अभिप्राय है, तो इसका आंसर है डी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो है ढेंचा। कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग होती है? तो ढेंचा। फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम के द्वारा। फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है? तो वो है राइजोबियम। निम्न में से किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो वो है राइजोबियम। अगला है, कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है, तो कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? तो वह है राइजोबियम कल्चर। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? तो वो है राइजोबियम कल्चर। आंसर सी। एक बार डाली गई जैव खाद का प्रभाव खेत में कितने समय तक बना रहता है? तो वो 2 से 3 वर्ष। एक बार डाली गई जैव खाद का प्रभाव खेत में कितने समय तक बना रहता है? तो वो है 2 से 3 वर्ष। कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है। कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है, तो मृदा के भौतिक गुणों में, मृदा के रासायनिक गुणों में, मृदा के जैविक गुणों में, उपरोक्त सभी गुणों में। तो कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में। अगला प्रश्न है, गोबर की खाद है, तो स्थूल कार्बनिक खाद गोबर खाद किस में आती है? तो ऑप्शन डी स्थूल कार्बनिक खाद में। अगला है, माइक्रोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है? तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर आया हुआ प्रश्न है। माइक्रोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है? तो फास्फोरस की। माइक्रोराइजा फास्फोरस। वर्मी कंपोस्ट में औसतन नत्रजन की मात्रा होती है 2%। वर्मी कंपोस्ट में औसतन नत्रजन या नाइट्रोजन मात्रा कितनी होती है? तो 2%। अगला है, मेथी या ट्राइगोनेला के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज है। मेथी या ट्राइगोनेला के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज है, तो वह है राइजोबियम मेलिलोटाई प्रजाति। मेथी या ट्राइगोनेला के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज है, वो है राइजोबियम मेलिलोटाई। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है, वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होती है? तो 1×10 CFC प्रति ग्राम। 1×10 CFC प्रति ग्राम। अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो एजोला के द्वारा। अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी एजेटोबैक्टर।
सॉरी, पहले मैंने एजोला बोल दिया। एजेक्टोबैक्टर अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर किसका अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण किया जाता है? गोबर की खाद में कितना फॉस्फोरस होता है? तो 0.2%। गोबर की खाद में कितना फॉस्फोरस होता है? तो 0.2%। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है? तो वो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ये AAO एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैव गतिकी या बायोडायनेमिक खाद की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाला है? तो वो है रुडोल्फ स्टेनर। जैव गतिकी या बायोडायनेमिक खाद की अवधारणा को प्रतिपादित रुडोल्फ स्टेनर के द्वारा किया गया। हेटेरोरेविडिटिस का निम्न में से नियंत्रण में इस्तेमाल होता है। हेटेरोरेविडिटिस का निम्न में से नियंत्रण में इस्तेमाल होता है, वो होता है सफ़ेद गिडार। किस में होता है? सफ़ेद गिडार में हेटेरोरेविडिटिस के नियंत्रण में इस्तेमाल होता है। अगला है ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी का इस्तेमाल किसके नियंत्रण में होता है? तो वो होता है कपास की सुंडी बॉलवर्म में। ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी का इस्तेमाल किसके नियंत्रण में होता है? तो वो होता है कपास की सुंडी बॉलवर्म में। अगला है बैसिलस तुरेंजियस या बीटी का इस्तेमाल निम्न में से नियंत्रण में होता है? तो वो है डायमंड बैक मौत में। बैसिलस तुरेंजियस का इस्तेमाल निम्न के नियंत्रण में होता है? तो वो है डायमंड बैक मौत के नियंत्रण में। अगला है कीट फेरोमोन आकर्षित करता है? तो नरबोथ को। कीट फेरोमोन आकर्षित किसे करता है? तो नरबोथ को। अगला है इनेटोमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी का इस्तेमाल किया जाता है। इनेटोमोपैथोजन इंटोमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी का इस्तेमाल किया जाता है तो मऊ के नियंत्रण में। इंटेपोमोतेजन वर्टिसिलियम लेकानी का इस्तेमाल किया जाता है मऊ या एफिड के नियंत्रण में। इमिडाक्लोरोफिड निम्न में से किस ग्रुप का है? तो वो है नियोनिकोटिनाइड। इमिडाक्लोरोफिड निम्न में से किस ग्रुप का है? तो वो है नियोनिकोटिनाइड। ऑप्शन नंबर ए नियोनिकोटिनाइड। इमिडाक्लोरोफिड नियोनिकोटिनाइड। निम्न में से कौन सा मकड़ीनाशक है? निम्न में से कौन सा मकड़ीनाशक है? तो वो ऑप्शन नंबर सी डाइकोफाल। निम्न में से कौन सा मकड़ीनाशक है? तो वो है डाइकोफाल। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मकड़ीनाशक? डाइकोफाल। HANPV का निम्न में से किसके नियंत्रण में इस्तेमाल होता है? निम्न में HANPV का निम्न में किसके नियंत्रण में इस्तेमाल होता है? तो वो है हेलिकोर्पा आर्मिजेरा। HANPV का निम्न में से किसके नियंत्रण में इस्तेमाल होता है? तो हेलिकोर्पा आर्मिजेरा। कौन सी मुक्त रहने वाली जीवाणु प्रजाति मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो वो है एजेक्टोबैक्टर प्रजाति। कौन सी मृदा में रहने वाली जीवाणु प्रजाति मृदा में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? तो वो है एजेक्टोबैक्टर प्रजाति। फसलों के तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कौन सा अंड परजीवी की सलाह दी जाती है? तो वो है ट्राइकोग्रामा जैपोनिका। फसलों के तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कौन सा अंड परजीवी की सलाह दी जाती है? वो है ट्राइकोग्रामा जैपोनिका। निम्नलिखित में से कौन सी एकाजी तेल की खली है
वो है महुआ की खली। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य तेल की खली है? वो है महुआ की खली। एजोला होता है फर्न। एजोला क्या है? एजोला फर्न है। एजोला फर्न है। केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो केंचुए की सहायता से। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो केंचुए की सहायता से। सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल है। सर्वाधिक हरित खाद किस फसल से बनता है? ग्रीन मैन्योर। तो वो है सनई। सबसे सर्वाधिक हरित खाद सनई फसल से बनता है। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद FIM में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो होती है 0.5%। अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5%। 0.5% गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5%। निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोवोब नहीं है? तो वो है राइजोबियम। निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोवोब नहीं है? तो वो है राइजोबियम। लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो SO2। लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो SO2। यदि किसी रसायन पर 35 इसी लिखा है तो वो 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए कुल मात्रा लगभग होती है तो वो होती है 285 ml। यदि किसी रसायन पर 75 इसी लिखा है वो 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए कुल मात्रा लगभग होगी तो वो होगी 285 ml 285। एजेटोबैक्टर कल्चर के प्रति ग्राम सूखे वाक में जीवाणु की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। एजेटोबैक्टर कल्चर में प्रति ग्राम सूखे वाक में जीवाणु की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए तो वो है 10⁻7। 10⁻7। आधुनिक जैविक कृषि मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जनक हैं तो वो है अल्बर्ट होवार्ड। आधुनिक जैविक कृषि मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक हैं अल्बर्ट होवार्ड। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है तो वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अभी तक 40 क्वेश्चनों में तीसरी बार राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2015, AAO 2018 और जेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? वर्षी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो वो है राइजोबियम ट्राइफोलाई। ये भी दूसरी बार पूछा गया है। दोनों ही बार जेट में पूछा गया है। वर्षी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो राइजोबियम ट्राइफोलाई। उड़द मूंग द्वारा मिट्टी में 50 से 55 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का स्थिरीकरण करती है। उड़द या मूंग द्वारा मिट्टी में 50 से 55 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का स्थिरीकरण होता है। एजेटोबैक्टर मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। एजेटोबैक्टर मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने किया। ये एक प्रणालीगत कीटनाशक है। ये एक प्रणालीगत कीटनाशक है तो वो है डाइमिथोएट। ये एक प्रणालीगत कीटनाशक है वो है डाइमिथोएट। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ ज़रूर आपको पसंद आएगी। ओके।